My name is Mohammad Saqib Adam, and I am 29 years old. सॉरी 30 ईयर्स ओल्ड। 12 जुलाई को मैं अभी लास्ट जो 12 जुलाई निकला तो उसमें मैं 30 का हो गया हूँ। एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। स्कूलिंग लखनऊ से ही हुई है। यूपी बोर्ड से था मैं, इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड। और 2010 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है 2010 से 2014। 2014 में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा में, आर&डी डिवीज़न में। ट्रक एंड बस पे मैं काम करता था, डिज़ाइनिंग करता था। और वहाँ पे अराउंड मैंने 3.5 साल काम किया है। तो उसके बाद फिर 2018 में 3 जनवरी 2018 को मैंने कंपनी छोड़ दी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। और तब से मैं फुल टाइम इसमें लग गया। अराउंड 4.5 साल मैंने विदाउट जॉब मैंने प्रिपरेशन करी। और हाल ही में मैंने फिर से 11 मई 2022 को वापस महिंद्रा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन क्योंकि उसके जस्ट 20 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया था, तो फिर मैंने फिर से वहाँ पे जाके दोबारा रिज़ाइन कर दिया। अभी 29 अगस्त से हम लोग का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं जो कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, मेरी माताजी हैं जो कि होम मेकर हैं, और मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि बैंक में मैनेजर हैं। तो थोड़ा बहुत मैं अपनी कुछ जर्नी शेयर कर देता हूँ। तो मेरी यूपीएससी की जर्नी ऐसी रही कि मैंने मेरा 6 अटैम्प्ट्स मैंने दिए यूपीएससी के, और ये मेरा छठा और लास्ट अटैम्प्ट था जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ। तो एक बेहद ही रोमांचक सफ़र रहा, एक्साइटिंग रहा। कभी कभी बीच में थोड़ा सा टेंशन भी होता था, बिकॉज सस्टेनिंग दिस जर्नी फॉर 6 years इज़ अ टफ टास्क। 6 अटैम्प्ट के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फिर शुरुआत के 2 अटैम्प्ट्स मैंने कंपनी में रह के ही दिए थे। और उसमें पहला अटैम्प्ट तो मेरा बहुत ही नॉन सीरियस था। मुझे याद है कि जब मैं पुणे में काम करता था, मुंबई में सेंटर पड़ा था, तो क्योंकि मुंबई घूमना था इसलिए वजह से मैंने पहला अटैम्प्ट दे दिया था। तो इट वाज टोटली नॉन सीरियस। आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इट, और कभी ये भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसके लिए इतना सीरियस हो जाएंगे कि छोड़ देंगे जॉब। बस जब पहला अटैम्प्ट मैंने दिया तो मुझे लगा कि इसमें वही हिस्ट्री है और जोग्राफ़ी है, सिविक्स है, आर्ट एंड कल्चर है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके होते हैं। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर पढ़ाई करी जाए, मेहनत करी जाए, तो इसको किया जा सकता है। तो फिर मैंने दूसरा अटैम्प्ट भी मेरा ऐसे ही गया। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना चालू कर दिया था, लेकिन फिर एक अंदर से लगा कि अब इस पे अच्छे से करना चाहिए। तो मैंने 2018 में नौकरी छोड़ दी। तीसरा अटैम्प्ट मेरा 2018 में था। तो 2016, 17, 18 इनका मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स अटैम्प्ट मेरा, मतलब 2019, 20, 21 में मैंने तीनों बार प्रीलिम्स क्लियर किया है। तीनों बार मेंस लिखा है। बट 2019 और 20 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। 2021 में मेरा मेंस क्लियर हो गया, और मैंने अराउंड मेंस में पिछली बार से 200 नंबर अप्रॉक्सीमेटली 187 टू बी प्रिसाइज मैंने इंक्रीज़ किए। और फिर फाइनली इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। ये मेरी एक जर्नी रही है, इसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। बट rather than discussing on those ups and downs, I would like to focus on how to prepare for these things, right? So मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले कैसे करी जाए, राइट? तो वो सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ होती है, क्योंकि आई मीन 99% लोग तो वहीं से बाहर हो जाते हैं। देखिए, प्रीलिम्स की फ़र्स्ट ऑफ ऑल कुछ कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। अगर आपको कोई इस बात का डर है कि आप एक एवरेज इंटेलिजेंस वाले हैं और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो ये एक मिथ है। एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला लड़का या लड़की भी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि ये आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये आपके पेशेंस, प्रिजर्वियरेंस, आपके कंसिस्टेंसी, आप कितना बहादुर हैं, कितना मोटिवेटेड हैं, रोज़ कितनी मेहनत कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है। कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्चुअली टफ चीज़ नहीं होती है। तो
प्रीलिम्स के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले आप अपना एक सिलेबस को समझें, राइट, और उसको याद करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई की तो एन से शुरुआत करें। 6 to 12 की एन आपको पढ़नी होती हैं। उसमें कुछ एन कम पढ़नी होती हैं, कुछ ज़्यादा पढ़नी होती हैं, लेकिन पढ़नी ज़रूर होती हैं, राइट। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप स्किप कर जाएंगे एन तो आई मीन स्किप नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है एनसीईआरटी पढ़ने से। दूसरी चीज़ ये है कि एनसीईआरटी बच्चों की तरह समझाता है, तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, ताकि फिर आप और एडवांस पढ़ाई के लिए आप तैयार हो सकें। तो शुरुआत आपको करनी है एनसीईआरटी से, और उसके बाद फिर आपको उसके साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो फिर द हिंदू, नहीं तो फिर इंडियन एक्सप्रेस। के अलावा आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। देखिए, मिनिमम आपको करीब 5-6 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में क्या होगा कि जैसे कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, और वो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा। वाई? बिकॉज इट इज़, I mean, you don't know what is happening around the world. You don't know what is in the syllabus. You haven't read those things before, right? So आपको समझ में नहीं आएगा. But don't be worried about that. Don't get demotivated from it. एक धीरे धीरे करके आपको जैसे जैसे आपका स्टैटिक कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे आपको न्यूज़पेपर ख़त्म होने समझ में आने लगेगा। फिर आपकी न्यूज़पेपर में रीडिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। तो ये एक पेशेंस का खेल है एक्चुअली। फिर जब आपने एन पढ़ लिया होगा, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा बेसिक बुक्स की तरफ आएंगे, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आपका इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS वाली जो किताब आती है, आपकी हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ता है, तमाम किताबें पढ़नी पड़ती हैं। उस पर बाद में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर जब आप पढ़ लेंगे, आप हर टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद को एसेस कैसे करेंगे कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। उसके देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि PYQ आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल्के में मत लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको दिखाते हैं कि आपका सिलेबस कितना डीप है, कितना वाइड है, ये आपको PYQ से ही पता चलेगा। अक्सर लोग अंधों की तरह एकदम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और उनको वो डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जो टेस्ट सीरीज़ में पूछा जा रहा है वही सही है, नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्चुअली में PYQ आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं कि UPSC एक्चुअली में सवाल पूछता कैसा है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना भी होता है। दूसरी एक और चीज़ है कि रिवीजन इज़ द की, राइट। जितना बार बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, राइट। जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ आप खुद को एसेस करने के लिए, और आपका जो पेपर देखने का जो तरीका है, जो MCQs को सॉल्व करने का तरीका है, उसकी स्ट्रैटेजी उसको अच्छे तरीके से करने में काम आता है, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो तरीका है कि 3 स्टेप्स में आपको करना होता है प्रीलिम्स का पेपर, तो उस स्टेप्स को आप प्रैक्टिस करें, अपनी स्पीड बढ़ाएं, इसलिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी होती है। टेस्ट सीरीज़ से आपको डीमोटिवेटेड या मोटिवेटेड नहीं होना है। अगर आप कोई कम स्कोर आ रहे हैं तो आपको काम करना है उस पर बेहतर। अब फॉर एग्जांपल मेरा अगर केस लिया जाए तो मैंने 2018 के बाद से आज तक एक भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है। अब लोगों को इसकी ये सुन के हैरानी होगी। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 200, 300 टेस्ट लगाए हैं, लेकिन तब भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। तो टेस्ट सीरीज़ लगाना मकसद नहीं है, मकसद है प्रीलिम्स क्लियर करना है, राइट। तो आप देखो, खुद को समझो, एनालाइज करो। अगर उसमें टेस्ट सीरीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो टेस्ट सीरीज़ भी लगाओ, राइट। तो बेसिक चीज़ ये है कि UPSC क्या है उसको समझना, और उस UPSC के सिलेबस और उस UPSC के एग्ज़ाम के हिसाब से खुद को ढालना। यहाँ पे PYQ, टेस्ट सीरीज़, सिलेबस, ये सब चीज़ें काम आती हैं, राइट। प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस। मेंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑप्शनल होता है और एक GS होता है, राइट। तो मेंस में अगर मैं आपको एक सिंगल वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ कि मेंस की तैयारी कैसे होती है, तो वो वर्ड होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है दिमाग को चलाना, हद से ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ को लॉजिकली समझना, उसमें नए नए वेरिएशंस निकालना, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पे या फिर कहीं और किसी मैगज़ीन में, तो आप उसको सोचो कि ये आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट।
जब वो आप देख लोगे कि कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जब वो चीज़ें आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा तो वो बेहतर रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने सबने एन एफ एच एस 5 की रिपोर्ट पढ़ी होगी लास्ट ईयर, राइट? तो उसको ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये खाली हेल्थ में काम आएगा। स्टेंटिंग का डेटा है, वेस्टिंग का डेटा है, तो आपने रट लिया उसको, है ना, और फिर अब आप भूले जा रहे हैं क्योंकि आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, आपने सोचा नहीं, आपने खाली रट लिया था। रटना काम नहीं आएगा, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, आपको उसको जीएस के सिलेबस से कनेक्ट करना है। तो अगर मैं ये पढ़ता तो मैं कैसे करता, एन एफ एच एस 5, राइट? अब मैं सोचूंगा कि जी एस 1 में सिलेबस में कहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है, तो जी एस 1 में ये कनेक्ट होता है। भाई इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है, इंडियन सोसाइटी में पुअर पॉवर्टी है कि नहीं है, एन एफ एच एस 5 हेल्थ इंडिकेटर सही है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो जी एस 1 के जो इंडियन सोसाइटी का जो टॉपिक है उससे ये जुड़ सकता है। अब जी एस 2 पे आते हैं, जी एस 2 में तो ये हेल्थ सेक्टर है, तो सीधा सीधा ये सोशल जस्टिस पे जुड़ जाता है, राइट? अब जी एस 3 की बात करते हैं, जी एस 3 में कहाँ पे आएगा? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एक स्टैट निकला था एन एफ एच एस 5 में कि 83% समथिंग, देयर वाज सम स्टैट्स की मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन कर्नाटका सपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस, राइट? नाउ दिस इज़ अ वेरी काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट, ये सुनने में बहुत उल्टा लग रहा है, राइट? तो जो उल्टे पॉइंट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो जी एस 3 में किस टॉपिक से? ग्रोइंग इनविजिबलाइजेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन इकोनॉमी से आप जोड़ सकते हो उसको, राइट? अब अगर जी एस 4 की बात करें तो आपने इस चीज़ को, आपने जो हेल्थ वाले पॉइंट से स्टंटिंग और वेस्टिंग को, उसको आपने इक्वालिटी से जोड़ दिया, आपने ह्यूमन वैल्यू से जोड़ दिया, आपने ह्यूमन राइट से जोड़ दिया, राइट? और ये जो जेंडर वाला जो बात था, डोमेस्टिक वायलेंस वाली जो मैंने आपको बात बताई, इसको आपने किससे जोड़ दिया? जेंडर इक्वालिटी वाले जो एथिक्स, लाइक फेमिनिस्ट एथिक्स से आपने जोड़ दिया, राइट? मैंने तो इसको अपनी साइकोलॉजी के जो मेरा मेरा क्योंकि साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने इसको साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से भी जोड़ दिया था। फॉर एग्जांपल चाइल्ड साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, वाई स्टूडेंट्स आर नॉट परफॉर्मिंग इन स्कूल्स, वाई बिकॉज दे हैव नॉट मेंटली डेवलप्ड, वाई दे आर नॉट मेंटली डेवलप्ड बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द न्यूट्रिशन, वेयर आर द स्टैट्स? सो एन एफ एच एस 5 गिव्स द स्टैट्स कि स्टेंटिंग है, वेस्टिंग है, दिमाग नहीं बढ़ पा रहा है, राइट? सो दिस इज़ द थिंग। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, प्रिपरेशन के वक्त ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, राइट? मेंस से पहले आपको न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आप 10 न्यूज़पेपर लेके आ जाएं और फिर पढ़ने लगें, तब सब कुछ कचरा हो जाएगा, राइट? आपको एक न्यूज़पेपर उठा लेना है, द हिंदू, नहीं तो फिर आपको इंडियन एक्सप्रेस उठा लेना है, राइट? अब आप उसको पढ़ें और उस पर ब्रेन स्टॉर्म करके, जैसे कि मैंने बोला, सिलेबस से कनेक्ट करें टॉपिक्स को, राइट? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जी एस 1, 2, 3, 4 और आपके ऑप्शनल का सिलेबस रटा होना चाहिए, राइट? रटा होना चाहिए। तभी आप जब न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आप समझ पाओगे कि जो आपने चीज़ पढ़ी वो एक्चुअली में वो यूज़फुल है कि नहीं फॉर सिलेबस, राइट? और अगर यूज़फुल है तो सिलेबस में कहाँ पे यूज़फुल है, राइट? सो दिस इज़ द बेसिक की, बेसिक डिमांड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद फिर आपको अब चेक करना है कि ये तो देखिए पढ़ाई का तरीका है, राइट? अब आपको चेक करना है कि सिलेबस में कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि जो आपसे छूट गया हो, कोई ऐसी सिलेबस की चीज़ तो नहीं है जो कि आपने ना करी हो। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको सिलेबस का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे कि मृणाल है, मृणाल की वेबसाइट पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जी एस 1, 2, 3, 4 का पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस आए उनके सब टॉपिक्स के हिसाब से उन्होंने डिवीजन कर रखा है और बहुत अच्छे से एक लिस्ट बना के रखी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे सिस्टमेटिकली। आप वो देख सकते हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट? वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया आपका, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया। मुझे याद है मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 1 महीना दे दिया था इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं नादान था उस वक्त और मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपको अच्छा, तो जो चीज़ खाली अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से एक एक सवाल एट मैक्स आता है, राइट? तो अगर आपने 1 महीना इस पर दे दिया तो मतलब आप आपने अपने साथ खेल कर दिया है, तो आई मीन गलत किया आपने खुद के साथ। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंस जितनी ज़्यादा पूछी जाती है आपको उसका उतना ही रिगरसली तैयार करना है। रिगरसली तैयार करने का मतलब क्या है कि आपको अगेन ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है,
राइट। और स्टैटिक पोर्शन जो है आपको बेसिक किताबों से कवर हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको आईआर पढ़ना है तो आप देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ना मैंने आज तक आईआर के लिए कोई किताब पढ़ी, ना मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई किताब पढ़ी है, ना मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई किताब पढ़ी है। मुझे एक बेसिक आइडिया था कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या सरकार का क्या क्या चल रहा है उसमें, ये मुझे पता था, राइट। तो और उस हिसाब से फिर मैंने तैयारी करी अपनी, राइट। और जो आपकी जो मैगजीन्स होती हैं या जो न्यूज़पेपर होता है उसमें जो करंट इश्यूज़ होते हैं वो आप पढ़ते रहते हो, वो करंट अफेयर्स आपके प्रिपरेशन का हिस्सा बन जाता है, तो आपके ये सब टॉपिक्स भी तैयार हो जाते हैं। मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि आप A4 शीट्स लीजिए, राइट। A4 शीट्स को आप अम, हर A4 शीट पे आप अलग अलग लिख लीजिए, जैसे कि एक A4 शीट पे लिखिए अर्बनाइजेशन, दूसरे पे लिख लिए ग्लोबलाइजेशन, तीसरे पे लिख लिए वुमेन, चौथे पे चाइल्ड, पाँचवें पे इन्वायरमेंट, ऐसे आप छठे पे डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे आप बहुत सारे बना लीजिए शीट्स, राइट। न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें आपको कोई टॉपिक दिखे कि इससे रिलेटेड है तो आप उसको वहाँ पर नोट कर लीजिए। ज़्यादातर चीज़ें दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए, हर चीज़ लिख लेंगे तो फिर वो नोट्स नहीं होते, वो किताब होती है, राइट। तो और आपका दिमाग भी नहीं चलेगा। तो नोट्स खाली उतना ही लिखिए जितना कि मेंस में काम आए। एनीथिंग विच यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इन मेंस इज़ गोइंग टू बी वेस्टफुलनेस, है ना, वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज, राइट। उसके बाद फिर क्या है, एक ये सवाल होता है कि टेस्ट कैसे लिखेंगे, आई मीन टाइम कैसे मैनेज करेंगे एग्ज़ाम में, राइट। तो उसके लिए देखिए एक ही सोल्यूशन है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, राइट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा कंटेंट लिखे दे रहे हैं कम टाइम में, राइट, तो फिर आप उसको चाहें तो कंटिन्यू करें, चाहे तो कंटिन्यू ना करें, राइट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप की स्पीड कम पड़ रही है तो आप और रिगरसली आंसर राइटिंग करें और अपनी स्पीड लेके आएँ सही। स्पीड कैसे मेंटेन करी जाती है, एक स्टॉप वॉच लेके बैठिए जब भी आप टेस्ट लिख रहे हैं, राइट। तो 10 नंबर के सवालों के लिए 7 मिनट, 15 नंबर के सवालों के लिए 11 मिनट, और जो केस स्टडीज़ वगैरह होती हैं 20 नंबर के जो सवाल होते हैं उनके लिए 14 मिनट। उसमें आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम में भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो फिर लगभग अपने आप को आप रेस से बाहर समझें, राइट। सो दिस इज़ हाउ मेंस इज़ डन। उसके बाद फिर अच्छा, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सोर्सेज मिनिमम रखिएगा प्लीज़। ये मेरे ख्याल से हर टॉपर आपको बोलता है, राइट। हर टॉपर आपको ये बात बोलता है, लेकिन आप समझते नहीं हैं, राइट। इस बात को समझिए, रिसोर्सेज मिनिमम रखिए और रिवीजन मैक्सिमम रखिए, ठीक है। आप उस वक्त अगर मेंस या प्रीलिम्स के वक्त, चलिए प्रीलिम्स तो छोड़ देते हैं, अभी मेंस की बात कर रहे थे। अगर आप मेंस के वक्त अगर आप पूरा फैला ले रहे हैं कि यहाँ से भी पढ़ना है वहाँ से भी पढ़ना है, तो आप फिर कैसे काम चलेगा। मैंने मेंस के दौरान एक भी मैगजीन नहीं पढ़ी थी। मैंने एक इनसाइट्स मेंस करंट अफेयर्स का प्रोग्राम ले लिया था। मैंने लुकमान की एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी एथिक्स के लिए, बस इतना ही मैंने किया था, राइट। तो GS2 का मैंने एक टेस्ट लिखा था, GS3 का मैंने एक टेस्ट लिखा था, GS1 का मैंने एक भी टेस्ट नहीं लिखा था, GS4 के मैंने 5 टेस्ट लिखे थे, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं अपने आप को एनालाइज करता रहता था, मुझे पता था कि मुझे कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो यू शुड नॉट डू हार्ड वर्क बिकॉज एनीबडी एल्स इज डूइंग दैट। यू शुड डू स्मार्ट वर्क। नाउ व्हाट इज स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क इज knowing your strengths and weaknesses and working on them। जब मैंने GS2 और 3 के आंसर्स लिखे तो मुझे लगा कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। GS4 में लेकिन क्योंकि एब्स्ट्रैक्टनेस होती है कॉन्सेप्ट्स में, राइट, और क्योंकि उसमें आप गलत जाने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि आप अक्सर एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, सवाल क्या पूछा जा रहा है ये समझ में नहीं आता है। इसके लिए टेस्ट सीरीज़ करके उसका इवेल्यूशन करवाना, मॉडल आंसर से कंपेयर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उससे जो लर्निंग्स आती हैं GS4 के टेस्ट से, वो आप GS1 2 3 4 में भी, GS1 2 और 3 में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मेंस में मोटा मोटा यही है। उसके बाद फिर होपफुली अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो फिर आप इंटरव्यू देने जाएंगे। इंटरव्यू में आपको डैफ भरना पड़ता है, राइट। तो डैफ कैसे भरना है ये तो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट आपको अपने आप को एसेस करना है कि इंटरव्यू इज़ अ पर्सनैलिटी डेवलप, इट्स अ चेक फॉर पर्सनैलिटी, इट्स नॉट अ चेक फॉर योर नॉलेज, बिकॉज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन चेकड इन प्रीलिम्स एंड मेंस, राइट। तो अपनी पर्सनालिटी अच्छी करिए। पर्सनालिटी कैसे अच्छी होती है? एक दिन में नहीं हो जाएगा वो, राइट। आपको अपने अंदर सिविल सर्विसेज की वो वैल्यूज़ लानी है,
राइट। सिविल सर्विसेज की वो वैल्यूज़ लानी है, आप कंपैशनेट बनिए, आप कॉन्फिडेंट बनिए। आप अगर अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो फिर आप अच्छी इंग्लिश बोलिए। आप अपना स्टैंड पे रहिए अपने, राइट। अपना व्यूज़ बार बार चेंज मत करिए। लेकिन अगर कोई आपको अपने व्यूज़ बना रहा है तो ओपननेस रखिए अपने दिमाग में, राइट। ओपननेस टू न्यू थॉट्स रखिए, अड़ मत जाइए, लड़ाई मत कर लीजिए, राइट। हम्बल रहिए। ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स वो लोग चेक करते हैं यूपीएससी में, और उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप अपने अंदर लेके आइए। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा हो गया कि यूपीए। और बाकी आप मॉक्स दीजिए जितने आप दे सकते हैं। जितने आप दे सकते हैं का मतलब ये नहीं कि आप 10 मॉक्स दे दीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतने मॉक्स दीजिए, राइट। फिर आप देखिए, खुद को एनालाइज करिए और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे काम करिए। अब इसके बाद आते हैं ऑप्शनल पे आते हैं। तो ऑप्शनल मेरा था साइकोलॉजी, राइट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करते हैं। तो ऑप्शनल चूज़ करने का एक सिंपल सा तरीका है। अराउंड 25 ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। उसमें से करीब 15 ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आप देखते ही हटा देंगे कि मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें, राइट। जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ, अगर मैं बायोलॉजी का सिलेबस देखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो वो ठीक है, मुझे नहीं ले सकता, मैं नहीं ले पाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकता मैं, राइट। तो ऐसे कुछ आप ऑप्शनल हटा दीजिए, ठीक है। तो आखिरी में आपके पास 10 बचेंगे। उन 10 ऑप्शनल्स में से आप उनका सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। तो कुछ ऑप्शनल तो आपके सिलेबस देख के हट जाएंगे। आखिरी में क्या होता है कि 3 या 4 ऑप्शनल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके बचते हैं, और वो ऐसे ऑप्शनल्स होते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट भी होता है, राइट। अब क्या होता है कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग शुड बी इंटरेस्ट, राइट। मैंने साइकोलॉजी ऑप्शनल लिया था क्योंकि मुझे ह्यूमन माइंड में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। ये समझने का मुझे हमेशा क्रेज़ रहा है कि कैसे वर्क करता है माइंड, व्हाट इज़ बिहेवियर, हाउ पीपल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस, व्हाई दे बिहेव लाइक दिस, राइट। प्लस मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ, एंड साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो अ साइंस। तो एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, मॉडल, मेकिंग मॉडल्स ऑफ ह्यूमन माइंड, है ना, एंड बिहेवियर, एंड शोइंग दैट दीज मॉडल्स एक्चुअली वर्क इन रियल वर्ल्ड। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी लिया था, राइट। और ऐसे ही आपको भी लेना है। तो आज मैं जो बात कर रहा था कि आखिरी में जो आपके 3 या 4 ऑप्शंस बचे, उसमें आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है। इंटरेस्ट अगर आप है तो वो ऑप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शनल में आपको बैचलर और ऑनर्स लेवल का पढ़ना होता है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप नहीं पढ़ पाओगे वो, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ही हर चीज़ नहीं है, राइट, ये भी है। तो आपको और क्या देखना है, तो आप क्या करो, आप जो ऑप्शनल आपको अच्छा लग रहा है उसकी 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर आप अपना इंटरेस्ट मेंटेन करके ले जाते हो, आखिरी तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, तो आपको वो ऑप्शनल चूज़ कर लेना है, राइट। रिसोर्सेज वगैरह भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि रिसोर्सेज जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे लेते हैं। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच ऑप्शनल इज चोजन, बट द फॉरमोस्ट फैक्टर, द ओनली फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंटरेस्ट, वेदर यू आर एबल टू सस्टेन इंटरेस्ट और नॉट, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं उस इंटरेस्ट को, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उस ऑप्शनल के बारे में 11th-12th में। तो यही तरीका होता है, ठीक है। ठीक है, अब जो है बुक लिस्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए मेरी ऐसी, पहले तो मैंने बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ ली थी, राइट। उसके बाद फिर फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत, फॉर हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, फॉर एनवायरनमेंट शंकर आईएएस, फॉर ज्योग्राफी जीसी लियोंग, फॉर इकोनॉमिक्स शंकर गणेशन, राइट। these are these are the basic books which everyone should read, right। इनके नोट्स बनाने होते हैं, इनको रिवाइज करना होता है, राइट। लेकिन यही एक तरीका नहीं है, आई मीन, और सिर्फ यही बुक्स नहीं है। अब क्या है, टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आजकल शेखर बंदोपाध्याय से पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो शेखर बंदोपाध्याय पढ़िए, राइट। बिपिन चंद्रा एवरग्रीन बुक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको स्मार्टनेस के साथ पढ़ना है, राइट। स्मार्टनेस के साथ पढ़ना है मतलब कि आपको ये नहीं कि आप कवर टू कवर पढ़ने बैठ गए। आपको थोड़ा सा समझना है चीज़ों को, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, अच्छा अब चलिए आते हैं मिडीवल पे, आते हैं मिडीवल और एंशिएंट पे आते हैं, राइट। तो मिडीवल और एंशिएंट के लिए सबसे अच्छा है कि एनसीईआरटी से बेहतर है कि आप तमिलनाडु पढ़ें, तमिलनाडु बोर्ड की किताबें पढ़ें, वो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो मैंने उसी से पढ़ा हुआ था,
राइट। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक रीडिंग की आप हैबिट मेंटेन रखिए। ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो आपका एक किताब तो हो ही गई, साथ ही साथ आप किसी भी एक कोई भी कोचिंग जो आपको पसंद आए उसके नोट्स पढ़ लीजिए, प्लस करंट अफेयर्स, आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। राइट। इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस, प्लस अगर किसी एक कोचिंग के नोट्स अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक की एज सच कोई भी कोई किताब नहीं है। एक 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 रवि अग्निहारी सर की किताब है, लेकिन वो बहुत मोटी है, वो आप देख लें। साइंस एंड टेक मोस्टली करंट अफेयर्स से कवर होगा। साथ ही साथ आपको आपको जो है ना विजिलेंट रहना है कि कौन सी न्यूज़ कब आ रही है। साइंस एंड टेक में अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी चली जा रही हैं जिनकी आदमी को हवा भी नहीं लगती है। तो आप थोड़ा सा विजिलेंट रहें, इधर उधर की न्यूज़ पढ़ते रहें। फॉर एग्जांपल जेम्स वेब आजकल बहुत न्यूज़ में है। जेम्स वेब ने बहुत ही अच्छी अच्छी अब यूनिवर्स की इमेजेस लेके भेजी हैं, वेरी डीप, वेरी आई मीन दे आर सच ब्यूटीफुल इमेजेस। आप लोग मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार उनकी वेबसाइट पे जाके देखिएगा ज़रूर वो इमेजेस, जो कि यूनिवर्स की, गैलेक्सीज़ की, स्टार्स की जेम्स वेब ने ली है। तो अब आपको जेम्स वेब के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। राइट। जेम्स वेब किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये पता होना चाहिए, है ना। आपको याद होगा कि 2018 के प्रीलिम्स में एक सवाल आ गया था, रिलेटिविटी पे एक सवाल आ गया था। ठीक है। जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको हाउ हाउ मेडिसिन वर्क, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत ट्रेंड में आ गया है। राइट। रॉकेट टेक्नोलॉजी, जेट्स टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये होता है साइंस एंड टेक पढ़ने का तरीका। फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत है आपके पास। राइट। लक्ष्मीकांत के अलावा कोई ऐसी बुक आई डोंट थिंक की है। आई मीन किताबें तो बहुत सारी हैं, डीडी बसु है, सुभाष कश्यप है, वो मैंने पढ़ी भी हुई है किताब। लेकिन जो एक एक जो कंसोलिडेशन लक्ष्मीकांत में है वो किसी किताब में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वरिड ना हो। आदमी को लगता है कि सवाल नहीं आ रहे हैं यूपीएससी में उस किताब से तो फिर वो किताब ख़राब हो गई, ऐसा नहीं होता है। किताब होती है आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए, और करंट अफेयर्स आपके होते हैं उस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करने के लिए। आपको इन दोनों चीज़ों के साथ आपको आई मीन नो आपको खेलना है, आपको इन दोनों चीज़ों को अपना टूल बनाना है। आप बार बार टूल चेंज करते रहेंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया बेसिक बेसिक। राइट। अब बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन्स होती हैं कि करंट अफेयर्स क्या क्या करना है। राइट। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। देखिए करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर। राइट। जो जो बिगनर्स हैं वो तो ज़रूर न्यूज़पेपर पढ़ें। आई मीन जो जैसे जैसे आप थोड़ा मैच्योर होते चले जाते हैं वैसे वैसे आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पे आप कर्टेल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बिगनर्स के लिए तो न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा क्योंकि करंट अफेयर्स की दुनिया इतनी बड़ी है और आप इतना ज़्यादा उसमें होता है, तो ऐसा नहीं हो पॉसिबल है कि आप हर चीज़ कवर कर सकते हैं। देखिए आपको अपने क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कितने टाइम में कर सकते हो, आपको अपनी हर एक्टिविटी का कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। अगर आप दिन भर करंट अफेयर्स ही पढ़े जा रहे हो तो वो वैल्यू एडिशन नहीं है। यूपीएससी भी आप देख रहे हो कितना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। राइट। तो व्हाट यू कैन डू, रीड करंट अफेयर्स फ्रॉम टू सोर्सेज। राइट। जैसे कि मैं विजन की मंथली पढ़ लेता था और इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स आते थे वो मैं पढ़ लेता था कभी कभार। राइट। मेरे यही दो सोर्सेज थे एंड मैंने खुद को समझा लिया था कि इन्हीं जगह से पढ़ना है मुझे करंट अफेयर्स। अगर इनमें से आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। राइट। तो आपको जो सोर्स पसंद आए, कुछ लोग ओनली आईएएस से करते हैं, कुछ लोग फोरम आईएएस से करंट अफेयर्स से करते हैं। सो इट डजेंट मैटर आप कहाँ से कर रहे हैं। राइट। आप किन्हीं दो सोर्स से कर लीजिए एंड आई थिंक दैट वुड बी आई मीन एनफ। ठीक है। और उसको बार बार रिवाइज़ करें, उसको बार बार रिवाइज़ करें। अब करंट अफेयर्स तो बहुत सारे होते हैं, हर चीज़ ही लगता है कि यूपीएससी में आ जाएगी, तो ये कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ आएगी कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, है ना। और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आपको खुद को तैयार करना है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने की यही स्ट्रैटेजी है। राइट। तो कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं। राइट। तो कोचिंग आपके पास अगर पैसा है, रिसोर्सेज हैं, तो आप कोचिंग कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, या फिर आप टाइम कमिट नहीं कर सकते, या फिर आप वर्किंग हैं, कोचिंग नहीं जा सकते, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि बिना कोचिंग के आप नहीं निकाल सकते हैं यूपीएससी। देखिए मैंने कोई कोचिंग नहीं करी आज तक, ना ही फॉर जीएस ना ही फॉर ऑप्शनल, और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। राइट। तो कोचिंग कैन बी यूज़फुल, इट इज़ यूज़फुल, बट ऐसा नहीं है कि कोचिंग नहीं किया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ये मिथ्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
राइट। एक सवाल ये होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, राइट। आंसर राइटिंग के लिए क्या करना होता है? तो आंसर राइटिंग का मेन पर्पस होता है अपने स्पीड को चेक करना, और आप कंटेंट कैसा दे रहे हैं तो वो चेक करना, राइट। अब हर तरीके का लाइक तो स्पीड तो आपको मैंने बता दिया, 7 मिनट, 11 मिनट और 14 मिनट वाला रूल, राइट। अब कंटेंट कैसे चेक करना है? तो देखिए कंटेंट, हर पेपर लिखने का एक तरीका होता है, राइट। कि जैसे आप GS2 की बात कर रहे हैं, और चलिए GS2 और GS4 को कंपेयर करते हैं, राइट। तो GS2 में आपको केस स्टडीज़ यूज़ करनी हो, आई मीन सुप्रीम कोर्ट के केसेस यूज़ करने होते हैं, राइट। आर्टिकल्स यूज़ करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कस्टोडियल वायलेंस की अगर बात हो रही है, राइट। तो कस्टोडियल वायलेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम GS2 की बात करेंगे तो हम उसमें आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, इन सब की बात करेंगे। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं उनकी बात करेंगे हम, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि कस्टोडियल वायलेंस का सवाल एथिक्स में आ जाता है या केस स्टडी में आ जाता है, तो अब आप आर्टिकल समझाने बैठ जाइएगा, राइट। वहाँ पे आप कस्टोडियल वायलेंस को लिखेंगे किस टर्म्स में? सेक्रेडनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट। ह्यूमैनिटी, कंपैशन, द फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, राइट। कि देयर इज गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, जीवा इज शिवा, राइट। तो इन सब फिलोसफी को आप लिखेंगे। तो कंटेंट सेम था, टॉपिक सेम था, लेकिन आपने अलग अलग आंसर को अलग अलग तरीके से लिखा। बाकी क्या है कि देखिए कंटेंट सुधारने का कोई रामबाण इलाज नहीं होता है। वो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो अब आपको उसको समझ में आएगा, राइट। कि क्या कंटेंट है मेरा। फिर आप टेस्ट लिखेंगे, मॉडल आंसर से कंपेयर करेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कि कंटेंट कैसे लिखते हैं, राइट। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आंसर राइटिंग डे वन से चालू कर दो, मतलब पढ़ा नहीं है तब भी आंसर राइटिंग चालू कर दो। अब आई डोंट नो कि व्हाट इज़ अ बेटर वे ऑफ वेस्टिंग टाइम रेदर देन दिस। जब आपको आता ही नहीं है, जब आपको सिलेबस नहीं पता है, तो फिर, और जब आपको आंसर नहीं आता है लिखना, तो फिर आप कैसे लिख लोगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है? तो फर्स्टली सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करिए। डोंट बी इन एनी काइंड ऑफ हरी। हर चीज़ का वक्त आएगा। हरी खाली एक चीज़ में करनी है आपको कि अ, मेरे हिसाब से आपके प्रीलिम्स के 2 महीने पहले पहले प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आपका प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी चालू करूँगा, फिर मैं पढ़ूँगा और फिर मैं बहुत जान लगा के पढ़ूँगा, बहुत मेहनत करूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो अपने आप को आप प्रिपेयर्ड रखिए, राइट। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी के लिए कितना कितने घंटे पढ़ना है, राइट। तो देखिए अब ये तो डिपेंड करता है कि आप वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, राइट। मिनिमम आपको, जैसे कि आप वर्किंग भी हैं तो आपको 5 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे, और अगर आप नॉन वर्किंग है तो भाई आपको दिन भर पढ़ना है फिर, राइट। दिन भर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि अब आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने एंजॉय करना छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं। आपको पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है, राइट। तो टारगेट ये होना चाहिए कि अगर मैं 10 घंटे बैठा हूँ पढ़ने, तो उस 10 घंटे में मेरा 10 घंटे ही आउटपुट भी हो। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे मोबाइल चला रहा हूँ, 3 घंटे मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़े भी ले रहा हूँ, नहीं। मैंने ये एक्टिविटी करी थी मैनेज करने की, तो मैंने ये देखा था कि जब मैं दिन भर बैठ रहा था तो मेरी इफेक्टिव पढ़ाई 8 से 9 घंटे मैक्स होती थी। दिन भर बैठता था, मतलब 16 घंटे अगर बैठा हूँ तो 8 घंटे मैक्स पढ़ाई हो रही है। तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि आप कैसे, ये शुरुआत की बात है, फिर मैंने धीरे धीरे इसको इम्प्रूव किया। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप अपनी जो इफ़ेक्टिव पढ़ाई है उसको कैसे बढ़ाएं, राइट। कितने घंटे डजेंट मैटर, लेकिन उन घंटों में कितना कंसंट्रेशन है आपका, ये मैटर करता है। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 2 घंटा रोज़ पढ़ के यूपीएससी निकाल लेंगे तो ये भूल जाइए। तो 2 घंटा भी नहीं पढ़ना है, मतलब थोड़ा बहुत यूपीएससी को भी आप रिस्पेक्ट दें हैं। 6 घंटा तो पढ़ें कम से कम, राइट। अच्छा, अब क्या है, तो सातों के सातों दिन पढ़ना है क्या? नहीं। आप पढ़िए, पढ़ना तो आपका धर्म है। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आपका पढ़ना धर्म है। आप उसके, अगर देखिए अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो आप प्लीज़, अगर ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आप यूपीएससी फील्ड से बाहर हो जाइए, क्योंकि यूपीएससी आप बिना पढ़े निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर
आप पढ़ रहे हैं तो उसको इफेक्टिवली पढ़ें। हाँ, अब जैसे कि एक हफ़्ता है, एक हफ़्ते में आपने अगर 6 दिन पढ़ लिया या 6.5 दिन पढ़ लिया, तो अब आखिरी का आधा दिन लाइक संडे इवनिंग वगैरह आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए आप कर सकते हैं। तो उसमें नॉट एन इशू, एकदम मशीन मत बन जाइएगा, ठीक है? एक इंसान है, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट चाहिए होता है। और मैं इस बात का ख्याल रखता था, मैं मूवीज़ भी जाता था, सारी मार्वल मूवीज़ मैंने देखी हुई हैं, राइट? जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ हैं वो भी मैंने देखी हुई थी, राइट? और मैंने जो है ट्रैकिंग पे भी गया हूँ, मैं घूमने भी गया हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं पढ़ता था तो मैं पढ़ता था, ठीक है? तो पर्सनालिटी भी डेवलप करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। अब लेकिन ये नहीं है कि अब आपने कि भाई साकिब सर ने बोल दिया तो अब तो मुझे घूमने ही जाना है, तो अब हर 3 महीने आप मनाली जा रहे हो, तीसरे महीने, भाई ऐसा भी मत करिएगा, ठीक है? मतलब थोड़ा बैलेंस बना के चलिए हर चीज़ में, राइट? ठीक है, तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट की बात कर ली और अब टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाना है? तो मेरे हिसाब से देखिए, टाइम टेबल आपको माइक्रो मैनेज नहीं करना है। पहली चीज़ ये है कि टाइम टेबल दो तरीके से बन सकता है। एक तो हो गया आपका टाइम के हिसाब से, राइट? कि मुझे 2 घंटे पॉलिटी पढ़ना है, 3 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 6 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटा 1.5 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है। और एक होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, कि मुझे 4 दिन में पॉलिटी ख़त्म कर देना है ना? 6 दिन में इकोनॉमिक्स ख़त्म कर देना है, इस तरीके से आप जैसा भी बनाएं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइक्रो मैनेज मत करिएगा। एक दिन में पढ़ने के आप हद से ज़्यादा टॉपिक्स मत ले लीजिए। अगर आप सोचें कि आप रोज़ 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, 1 घंटा इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, तो नहीं पढ़ पाएंगे। आपका सारा टाइम माइक्रो मैनेजमेंट में ही निकल जाएगा, कुछ दिमाग में आपके घुसेगा भी नहीं, राइट? तो आप पढ़िए इस हिसाब से कि आपको 3 दिन में ख़त्म करना है या 4 दिन में ख़त्म करना है। मैं कैसे करता था? मैं अपने टाइम टेबल को डिवाइड करता था दो चीज़ों में, एक करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक। तो करंट अफेयर्स तो भाई कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, राइट? वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद अब जब स्टैटिक की बारी आई तो मैं ये नहीं करता था कि पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं। अगर मुझे पॉलिटी पढ़ना है तो मैं फिर लगातार पॉलिटी ही पढ़ूंगा जब तक मैं पॉलिटी ख़त्म नहीं कर दूंगा। इससे क्या होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में ठहरती है और आप चीज़ों को ख़त्म एक बेहतर तरीके से समझ पाते हो, क्योंकि वो दिमाग ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो आप भी ऐसा ही करें, राइट? तो माइक्रो मैनेज मत करिए, बड़े टारगेट्स लीजिए। एक आपका सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि प्री के 2 महीने पहले आपको सारी चीज़ें ख़त्म कर लेनी है पढ़ के। उसके बाद क्या है कि आपको बनाना है कि जैसे कि 15 दिन मेरा पॉलिटी में कंप्लीट करना है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है, उसके बाद तो इस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट में माइक्रो टाइम टेबल बनाने में माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है आपको। एक 2-3 सवाल ये भी थे कि सी सैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, ये मैं मानता हूँ कि सी सैट बहुत टफ होता चला जा रहा है आजकल, और थोड़ा सा आई मीन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ मैं, तब भी थोड़ा टफ लगता है सी सैट। लेकिन मुझे एज सच कभी सी सैट में कोई दिक्कत हुई नहीं, तो मैंने कभी प्रिपरेशन करी नहीं सी सैट की। तो मैं ऐसे ही एग्ज़ाम वाले दिन देने चला जाता था और मेरे नंबर आ जाते थे। तो सी सैट की प्रिपरेशन के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क, राइट? मे बी एक किताब पता है मुझे, आर एस अग्रवाल किताब है सी एस सैट की, वो आप पढ़ें। लेकिन किसी जो सी सैट की जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है, आप उनसे ये सवाल पूछें तो बेहतर रहेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि क्या दिल्ली में रहना ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अभी लास्ट मंथ में बहुत सारे ऑफिसर से मिल के आया हूँ। तो किसी ने आसाम से तैयारी करी है, किसी ने मुंबई के किसी गांव से तैयारी करी है। तो दिल्ली आना ज़रूरी नहीं है। हाँ, दिल्ली आना यूज़लेस भी नहीं है। दिल्ली में रिसोर्सेज आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो दैट इज़ अ थिंग, आई मीन बट इट्स नॉट लाइक अगेन कि दिल्ली आना आएंगे तभी यूपीएससी क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। मैंने ऑल्दो मैं जामिया आरसीए का पार्ट था, तो मैंने 2018 में मैं जामिया आरसीए में सेलेक्ट हो गया था। बट मैं जामिया आरसीए में बहुत ज़्यादा मैं रहा नहीं हूँ। तो 2018 से 19 में वहाँ पे अच्छे से रहा। उसके बाद फिर घर पे आ गया था, कोविड वगैरह भी हो गया था, लोगों को बहुत माहौल ख़राब चल रहा था, तो मैं घर पे ही रह के पढ़ता था। तो मैंने लखनऊ में रह के अपने घर में पढ़ाई करी है। तो आप समझ रहे हैं, दिल्ली आना ज़रूरी नहीं है। दिल्ली आएंगे तो अच्छी बात है, मदद होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली नहीं आए तो क्लियर नहीं होगा। एज़ फार एज़ मीडियम कैसे चूज़ करें,
तो मीडियम चूज़ करने का तो यही ऑप्शन है कि अगर आप जो जो लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग है वो आप करें। हाँ, बट ये है कि अगर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम चूज़ कर रहे हैं तो फिर गलत इंग्लिश मत बोलिएगा। इंग्लिश अगर आपकी ख़राब है तो फिर आपको उसमें मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ना है, राइट। आपको अपनी ग्रामर आपको इम्प्रूव करना है। तो इंग्लिश मीडियम चूज़ करने के बाद इंग्लिश नहीं आती, ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। इससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा मीडियम चूज़ कर लें, राइट। अब कौन से मीडियम की कैसे तैयारी करनी है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं थ्रू आउट में इंग्लिश मीडियम रहा हूँ। तो अब हिंदी मीडियम में कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो मैं नहीं बता पाऊँगा। जो बेसिक चीज़ें, देखिए ये सब चीज़ें, ये सब सवाल ना आप किसी हिंदी मीडियम वाले से भी पूछ सकते हैं। बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं एक बेसिक एक जनरल आइडिया देना चाह रहा हूँ चीज़ों का। ये सब है कि जैसे हिंदी की मीडियम की तैयारी कैसे होगी, ये एक कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, जो कि आप किसी दूसरे आदमी से भी पूछ सकते हैं, राइट। लेकिन तैयारी का जो जिस्ट है, जो कोर है, जो तैयारी की जो आत्मा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, एक सवाल है कि मैप्स कैसे करें। तो मैप्स कैसे करें, तो देखिए मैप्स के लिए मेहनत करी जाती है। मैंने कैसे किया था, मैं 4 A3 साइज़ के वर्ल्ड फिज़िकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल, इंडिया फिज़िकल, इंडिया पॉलिटिकल, ये 4 मैप्स मैं लेके आ गया था और मैंने अपने कमरे की दीवार पे चिपका दिया था। फिर मैं क्या करता था रोज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे तो उसमें गंगा नदी दिखती है, राइट। तो मैं खुद से उस गंगा नदी के ऊपर मैं पूरा प्लॉटिंग करता था ऐसे लाल पेन से, और उसको मैं रीड्रॉ करता था। जब मैं उसको रीड्रॉ करता था तो उसके हिसाब से फिर तो समझ रहे हैं, वो रीड्रॉ करते करते मुझे समझ में आ गया कि वो कहाँ से गुजरती है। साथ ही साथ वो जहाँ जहाँ से गुजरती थी वहाँ वहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स में याद कर लेता था, राइट। तो हर दिन मैं ऐसे आधे से 1 घंटा मैप्स को देता था। दिस वॉज वे बैक इन 2018 व्हेन आई डिड दिस एक्टिविटी। ये करता था। इसी तरह से मैंने सारे नदियों के लिए किया, ठीक है, उन पे बनाया। इसी तरीके से फिर मैंने पहाड़ों के लिए किया, इंडिया फिजिकल में किया, वर्ल्ड फिजिकल में किया, वर्ल्ड पॉलिटिकल में कंट्रीज़ याद किए, उनके आसपास के जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं वो याद किए, और उसको मैंने बाकायदा मैप पे बनाया है। जब तक आप इतनी रिगरस एक्टिविटी नहीं करेंगे मैप्स पे, है ना, जब तक आप खुद से बनाएंगे नहीं, जब से आप खुद से पेन नहीं चलाएंगे, तब तक आपको मैप्स तैयार नहीं होंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये एक्टिविटी आपने कर ली है तो आपको कोई मैप्स भुला नहीं सकता है, राइट। आई मीन मैंने 2018 में मैप्स इस तरीके से पढ़े थे और उसके बाद मुझे बहुत ही कम रिवीजन की ज़रूरत पड़ी है, या फिर कभी कदार तो मैं बिना रिवीजन के भी चला जाता था। तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। PYQ की बात हो रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ट्रस्ट मी दैट PYQ आर सुपर इम्पॉर्टेंट, राइट। आप जितनी टेस्ट देते रहिए, PYQ अगर आप नहीं करेंगे तो वो सब पानी में जा रहा है आपका। ये चीज़ मैंने गलती करके सीखी थी, ये मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया था। काश मैं पहले सीख लेता तो फिर शायद मेरे इससे पहले प्रीलिम्स क्लियर हो चुके होते हैं, राइट। मैंने प्रीलिम्स लिए 94 से लेकर अभी तक के सारे PYQ देखे थे, उनको एनालाइज किया था, उनको समझा था, और उसके हिसाब से मैं डेप्थ कितना है हर सब्जेक्ट में रखना है वो मैं डिसाइड करता था फॉर प्रीलिम्स, राइट। फॉर मेंस ऑल्सो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। कौन से टॉपिक से कितना आता है कितना नहीं आता है वो आपको PYQ से पता चलता है, राइट। तो अगर लाइक दो मेंस में अगर 94 तक के से अगर आप PYQ नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 2013 से लेके अभी तक के PYQ आप ज़रूर देख लें, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि PYQ से एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाता है, उसके लिए कहाँ से कितना पढ़ना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको PYQ देख के पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी से एक सवाल था कि मोटिवेशन कैसे मेंटेन करें, राइट। देखिए इट्स ट्रू कि मोटिवेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। मेरे तो 6 अटैम्प्ट हुए हैं, तो मुझे आई थिंक दैट आई एम अ गुड पर्सन टू टेल अबाउट दिस। तो मोटिवेशन मेंटेन करना एक कला है, उस और और वो करते कैसे हैं, तो आपको पीछे नहीं देखना है। पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, राइट। तो अब आप 1 महीने तक ये मत सोचते रहिए कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अगर 1 महीने तक आपने ये सोचा तो आपका फिर अगला प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप पीछे हो गए, राइट। तो मान लीजिए प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ,
तो ठीक है, एक दिन आपको अफसोस हुआ, 2 दिन आप रेस्ट कर लीजिए, एक दिन 1-2 दिन रेस्ट कर लीजिए, अपने फ्रेंड से मिल लीजिए, थोड़ा दिल हल्का कर लीजिए। लेकिन उसके बाद आप फ्यूचर में देखिए कि अब आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स आ रहा है, राइट? तो आपको उस तैयारी में लग जाना है तुरंत ही। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। लुक इन द फ्यूचर नॉट इन द पास्ट। तो देखिए, इससे 2 फ़ायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्योंकि पढ़ने में दोबारा लग जाएंगे तो आपको पेन आपका कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आप दोबारा पढ़ने में लग गए हैं तो आपके अगले प्रीलिम्स क्लियर होने या अगले मेंस क्लियर होने के चांसेस आपके बढ़ गए हैं। तो प्लीज़ फ्यूचर में देखिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप थोड़ा ना सिविल सर्वेंट की तरह सोचना चालू कर दीजिए, राइट? तो उससे आपको ये लगेगा कि जब आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपका मन आपको खुद से कचोटेगा, खुद से आपको बोलेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों, है ना, पढ़ाई करो। तो वहाँ से भी मोटिवेशन आता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग सिविल सर्विसेज को आसान समझ लेते हैं। हमको लगता है कि हम 1 साल पढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए, लोग क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, लेकिन उसमें भी अक्सर 2 या 3 साल की प्रिपरेशन जुड़ी होती है। अगर आप ये सोच के आएँ कि आपका सिविल सर्विसेज क्लियर ही हो जाना है तो ये भी एक रॉन्ग प्रोसेस है, राइट? आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, राइट? अगर आप रिस्क टेकर नहीं बन रहे हो तो सिविल सर्विसेज में आप इसलिए मत आओ कि आपको बनना ही बनना है। आप बिल्कुल आप दुआ करो, आप उसी हिसाब से लगे रहो कि आप आईएएस बनोगे, लेकिन एक स्कोप रखो कि हो सकता है ना भी बने। तो फिर क्या, फिर क्यों लगे हुए हैं इसमें? तो इसमें इसलिए हम लोग लगे हुए हैं ताकि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। ट्रस्ट मी, कोई भी अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे तरीके से, तो कुछ सालों बाद अगर उसका यूपीएससी क्लियर भी नहीं होता है तो भी वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे करेगा फ्यूचर में, क्योंकि उसने वो स्किल्स सीख ली हैं, उसने वो पेशेंस सीख लिया है। और ट्रस्ट मी, मैंने 3-4 साल काम किया है कंपनी में और मैं जानता हूँ कि इंटेलिजेंस और टैलेंट से ज़्यादा प्रेशर के अंडर काम करना, योर प्रेजिवेरेंस, योर कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं लॉन्ग टर्म में। तो आप ये सोच के पढ़ो यूपीएससी का कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। भले ही आपका रिजल्ट क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो आपको हेल्प मिल रही है, आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको जो पता नहीं चल रहा है, राइट? जब ये सोचोगे तो अपने आप से आप डिमोटिवेट होना खत्म हो जाओगे, क्योंकि एवरी डे यू स्टडी यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर पर्सन, राइट? ये हो गया मोटिवेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन की, रिवाइज कैसे करना है। तो रिवीजन, कुछ लोग देखिए, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिवीजन करने के तरीके होते हैं। कुछ लोग एक दिन में रिवीजन करते हैं, लाइक जो आज पढ़ा वो कल रिवाइज कर लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद रिवाइज करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे रिवीजन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आपको जैसे करना है वैसे करिए, राइट? बट एक चीज़ समझ लीजिए कि रिवीजन नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ प्लीज़ रिवाइज़ करिए, मैक्सिमम रिवाइज़ करिए। हम लोगों ने इतना रिवाइज़ किया है कि लक्ष्मीकांत की किताबें और उनके पन्ने दिमाग में छप चुके हैं, राइट? आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ कैसे करना है? रिवीजन का मतलब रटना नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है क्वालिटेटिवली बार बार सोचना। हम लोग जब लक्ष्मीकांत पढ़ते थे बार बार, तो हर जब जितनी बार भी पढ़ा उतनी बार भी देखा कि यार ये पॉइंट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कभी समझ में नहीं आया था इस तरीके से। तो ये तो नई चीज़ दिख रही है कुछ। तो आपके अंदर स्पिरिट ऑफ लर्निंग रहनी चाहिए उस रिवीजन में भी। प्लस आप रिवीजन करते वक्त आपको कंटेंट कम रखना है। अगर आप रिवाइज भी उतना ही कर रहे हैं जितना फर्स्ट रीडिंग में किया था, या सेकंड रिवीजन में आप फर्स्ट रिवीजन कितना ही पढ़ रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, राइट? तो जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं तो आप, या आप रिवीजन अभी तक नहीं किया है, फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे, तो फिर आप उसमें मार्किंग करते जाएं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या चीज़ नहीं है इम्पॉर्टेंट, या क्या चीज़ याद करने वाली है, राइट? तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो खाली आपको उतना ही पढ़ना है, ये नहीं कि आप फिर से पूरी किताब पढ़ रहे हैं। फिर कोई मतलब बचता नहीं है रिवाइज करने का, राइट? तो रिविजन इज़ द की। हाउ टू डू इज़ योर स्ट्रैटेजी, राइट? देयर इज़ नो फिक्स्ड वे। अब एक सवाल होता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, राइट? तो नोट्स कैसे बनाने हैं, मेरे पास बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि मैंने तो अभी पढ़ाई चालू नहीं करी है, तो मुझे पढ़ाई चालू करनी है, तो क्या मैं नोट्स बनाता रहूँ नोट्स? तो आपको जब पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, आपने पढ़ाई नहीं करी है, आपने पीवाईक्यू नहीं देखे हैं, तो आप नोट्स कैसे बना लोगे? तो फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। आप फर्स्ट रीडिंग पढ़ो फॉर द सेक ऑफ गेटिंग टू नो द यूपीएससी सिलेबस, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ लव ऑफ रीडिंग,
फॉर enjoying द प्रोसेस, राइट, फॉर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग। ये होती है फर्स्ट रीडिंग। इसमें नोट्स नहीं बनाए जाते हैं, इसमें चिल रहा जाता है, राइट। तो आप नोट्स बनाओ कब? जब आपको सिलेबस पता हो, आप एक बार पूरा पढ़ चुके हो सिलेबस, है ना, आप एक बार सारी किताबें पढ़ चुके हो, उसके बाद आप नोट्स बन, और आप पीवाईक्यू भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, थोड़ा बहुत मतलब आप यूपीएससी को समझ चुके हो, राइट, पीवाईक्यू के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से, उसके बाद आप नोट्स बनाओ, राइट। नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स बहुत ही कंसाइज होने चाहिए। जो आपके दिमाग, जो आप हर चीज़ जो पढ़ रहे हो वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और हर चीज़ आपको लिखनी नहीं होती है, वरना फिर आप मतलब फिर क्या ही, फिर नोट्स का फ़ायदा क्या हुआ? नोट्स शुड बी क्रिस्प, कंसाइज एंड pertaining टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर विच यू आर स्टडिंग। प्रीलिम्स के नोट्स प्रीलिम्स के हिसाब से होते हैं, मेंस के नोट्स मेंस के हिसाब से होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने नोट्स बनाए थे अपने, तो उसमें स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, तमिलनाडु स्टेट सीईआरटी, बिपिन चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय, इनको मिला के सिर्फ और सिर्फ कुल मेरे 17 पन्ने के नोट्स थे। और 2019 से मैंने सिर्फ नोट्स ही पढ़े अपने, क्योंकि मैंने इतने अच्छे नोट्स बना लिए थे। दे वर क्रिस्प, दे वर टू द पॉइंट एंड दे वर सेटिस्फाइंग माई रिक्वायरमेंट, राइट। तो नोट्स आपको ऐसे बनाने होते हैं। एक सवाल है कि ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। तो हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी होता है, बाकी सब के लिए न्यू एनसीईआरटी होता है। लेकिन अब ओल्ड एनसीईआरटी कहाँ ढूंढने जाओगे, राइट। तो अगर यार न्यू एनसीईआरटी भी मिल रही है तो पढ़ लो, जो एनसीईआरटी मिल रही है उससे पढ़ लो। कुछ ऐसा नहीं होता है कि ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, राइट। तो इन सब चीज़ों के माइंडसेट से आप निकलिए, सिंगल लाइनर रूल्स से बचिए, है ना, कि ये नहीं किया तो होगा नहीं, राइट। तो यस, फॉर हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी, फॉर अदर्स न्यू एनसीईआरटी। अब कौन से सब्जेक्ट में कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ऑल्दो आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल आई वुड से दैट फॉर मिडीवल एंड एंशियंट रेदर देन एनसीईआरटी आपको तमिलनाडु बोर्ड की किताबें पढ़नी चाहिए, राइट। तमिलनाडु बोर्ड की जो स्टेट सीईआरटीज़ हैं। फॉर जोग्राफ़ी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आर बाइबल, आप उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं एंड दे आर सच गुड बुक्स दैट आई मीन यू मस्ट रीड देम, लाइक 11th एंड 12th की जोग्राफ़ी। फॉर इकोनॉमिक्स 9, 10, 10 की इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 11th एंड 12th की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th 12th में वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जीडीपी कैलकुलेशन, मनी मल्टीप्लायर, ये सब चीज़ें वो समझाते हैं। तो आपको 11th 12th की इकोनॉमिक्स पे बहुत ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको 9, 10 पे भी ध्यान देना है। फॉर पॉलिटी 9th और 10th की जो पॉलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स लाइक सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, मोनार्की, टाइप्स ऑफ सेकुलरिज्म, अमेरिकन मॉडल, फ्रेंच मॉडल, टर्किश मॉडल, इंडियन मॉडल्स, ये सब समझाया गया है। पॉलिटी के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से अगर आप पढ़ रहे हो, राइट, तो आपको आई मीन अगर आप बेसिक एनसीईआरटी में बच्चों की तरह समझाया जाता है, तो फिर अगर आप वो शुरुआत से बेसिक से पढ़ रहे हो तो फिर वो आपका वो बेहतर रहेगा। तो इसमें 9, 10 की एनसीईआरटी फॉर पॉलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फॉर एनवायरनमेंट 12th क्लास की एनसीईआरटी के आखिरी के 4 चैप्टर, आई मीन इतना माइक्रो मैनेज मत भी करना, ये सब चीज़ें आपको, ये सब डेटा आपको चीज़ें मिल जाती हैं वेबसाइट्स पे भी, राइट। एक सवाल ये है कि मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी कब शुरू करी थी और कैसे शुरू करी थी और क्यों शुरू करी थी। तो यूपीएससी की तैयारी मैंने शुरू करी थी अराउंड 2016 में। कैसे करी थी? थोड़ा बहुत नेट से देखना चालू किया था, हम लोग को गाइड करने वाला कोई नहीं था, हम अपनी गलतियों से सीखे हैं, राइट। तो शुरुआत करी थी, थोड़ा बहुत ये पता था न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है द हिंदू, तो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिया था। इनसाइट्स ऑन आईएएस वेबसाइट पे वो एक टेस्ट सीरीज़ हुआ करती थी जिसमें कि वो एनसीईआरटी का टाइम टेबल बताते थे। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से उसमें कुछ ये था कि कौन सी एनसीईआरटी से कहाँ क्या 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 पढ़ना है, तो एनसीईआरटीज़ वहाँ से पढ़ना चालू करी थी, राइट। और फिर धीरे धीरे खुद समझ पड़ने लगी, थोड़ा बहुत इंटरनेट का सहारा लिया तो समझ में आने लगा कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और जो है उसके अलावा मैंने क्यों तैयारी करी, क्योंकि
मुझे पब्लिक सर्विस का पहले से शौक था, बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं कॉर्पोरेट में रह के इतना नहीं कर पा रहा हूँ। प्लस पोटेंशियल मेरे अंदर था इस चीज़ का, ये मैंने रियलाइज़ किया। तो फिर इस वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि चलो सिविल सर्विसेज करते हैं, राइट। तो आई गेस, अच्छा एक सवाल ये है कि पढ़ा हुआ याद कैसे करें। तो पढ़ा हुआ याद करने का तरीका तो रिवीजन ही होता है, और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझें, पॉइंट नंबर वन, कॉन्सेप्ट समझें, रटना नहीं है, ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि उसको आप करंट अफेयर्स से अटैच करें, रिलेट करें, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में टिकेंगी। और तीसरा ये कि रिगरस रिवीजन विद ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये अगर तीन चीज़ें आप करेंगे तो आई होप कि आप जो आपने पढ़ा है वो आप भूलेंगे नहीं, राइट। अब आ रही है बात कि मेरी तरफ से कुछ टिप्स, तो वो मैं देना चाहूँगा ये कि कंसिस्टेंट रहिए। एक चीज़ मैं हर अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, हर क्लास, हर लेक्चर में बोलता हूँ कि रात में खुद को शीशा में देख के सोइए एक बार प्लीज़, राइट। कि देखो इस सफ़र में अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो ना, तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, किसी और से नहीं, राइट। तो यहाँ तो ये सफ़र छोड़ दो या फिर पढ़ाई करना चालू कर दो। तो रोज़ रात में जो है ना, मिरर देख के सोइए आप, और खुद से सवाल पूछिए कि जो आज आपने टारगेट लिया था वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो पूरा हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी सो जाइए, अगले दिन के टारगेट में लग जाइएगा सोने के बाद, सो के उठने के बाद। और अगर नहीं हुआ है टारगेट पूरा, तो सोचिए कि टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे कमी रह गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, राइट। ये होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का तरीका। मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करे रहें, ठीक है। बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, अपने आप से झूठ मत बोलो, पढ़ाई अच्छे से करो। दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ों को समझने के लिए, यूपीएससी के सफ़र को समझने के लिए आप पहले यूपीएससी को समझो। दुश्मन को पहले अटैक करने के लिए दुश्मन को समझना पड़ता है ना। तो यूपीएससी को समझो और देखो कि अपने अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करो। कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे मांगते रहते हैं कि सर अपने नोट्स दे दीजिए, अपने नोट्स दे दीजिए। सर मेरे नोट्स आपके काम ही नहीं आने वाले हैं। वो मेरा स्टाइल था लिखने का, वो खाली मेरे लिए था। आपको अपने नोट्स डेवलप करने पड़ेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नोट्स से यूपीएससी क्लियर हो जाता है, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। नोट्स बनाने से यूपीएससी क्लियर होता है, दूसरे के नोट्स पढ़ने से नहीं, खुद से नोट्स बनाने होते हैं, ताकि आप समझ सको चीज़ों को, राइट। तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से, ठीक है। खुश रहिए। दूसरी चीज़ है क्या है कि आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग के अंदर धीरे धीरे ईगो आ रहा होगा। प्लीज़ ईगो से दूर रहिए, राइट। क्योंकि जहाँ पे ईगो आ जाएगा वहाँ पे आपका जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, लर्निंग ख़त्म हो जाएगी। फिर आप ये करने लगोगे कि यार ये तो मुझे आता है, तो मैं तुमसे क्यों सीखूं। हम लोग बच्चों की तरह सीखते थे, इतने सालों के एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी हम लोग अपने कलीग से और अपने साथ ही साथ जो जूनियर्स थे उनसे भी हम लोग बहुत सीखते थे, ठीक है। तो प्लीज़ अपने अंदर का ईगो संभाल के रखिए। अपने माँ बाप से लड़िए मत, उनका भी मेंटल स्टेटस समझिए, राइट। तो आप लोग ऐसे पढ़िए, काम रहिए, शांत रहिए, पढ़ाई करते रहिए। होपफुली अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आप लोग के कमेंट्स में आए हैं वो मैं एक बार देख लेता हूँ, उसमें जो मुझे ज़रूरी लग रहा है उनका मैं जवाब दे देता हूँ, राइट। इन विच ईयर्स योर प्रिपरेशन स्टार्ट? 2016, इट टुक मी 6 अटेम्प्ट्स। विच सर्विस अलॉटेड सर? नो सर्विस हैज़ बीन अलॉटेड येट, सर्विस एलोकेशन अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा जुलाई एंड तक। मैं ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे लिए बहुत टफ़ है। देखिए शुरुआत में जब कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ टफ़ लगती है। यूपीएससी इज़ नो डाउट टफ़, बट एक एवरेज माइंड भी इसको सीख सकता है। तो प्लीज़ टफनेस को अटैक करिए, उससे पीछे मत भागिए। धीरे धीरे एनसीईआरटी से अगर आप बेस बनाएंगे, फिर बेसिक किताबें पढ़ेंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे, तो वो टफनेस धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, राइट। मेरा तो कोई यूपीएससी का बैकग्राउंड भी नहीं था, तब भी मैंने देखिए क्लियर कर लिया, राइट। कोचिंग ज्वाइन की है पर थोड़ा प्रेशर है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा प्रेशर है माइंड पर, दिल्ली में पहली बार आया हूँ। प्रेशर क्या है भाई, पढ़ाई का प्रेशर रखो, दिल्ली में बहुत लोग रहते हैं, आप भी रह लोगे, कोई टेंशन नहीं। जैसे जैसे रहोगे वैसे वैसे आपका मन लग जाएगा दिल्ली में। पढ़ाई पे ध्यान देना, इधर उधर घूमना फिरना मत, ठीक है। सोशल मीडिया से आप लोग सब लोग प्लीज़ दूर रहें। फेसबुक, मैसेंजर, ये सब चीज़ें डिलीट कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, राइट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? इस पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
तो आई डोंट थिंक कि आई मीन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको स्टॉप वॉच लेके बैठना है, टाइम लिमिट देखना है कि उस टाइम लिमिट में आप कर पा रहे हो कि नहीं। 10 नंबर वाले सवाल के लिए 7 मिनट, 15 नंबर वाले सवालों के लिए 11 मिनट, और 20 नंबर वाले सवालों के लिए जैसे कि केस स्टडीज़ होती है उनके लिए 14 मिनट, राइट। कंटेंट डेवलप करना होता है, कंटेंट कैसे डेवलप करोगे, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हो, हर चीज़ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और आप GS 1 2 3 4 और अपने ऑप्शनल का सिलेबस रट लो, राइट। जब ये आप कर लोगे तो फिर आपकी आंसर में क्वालिटी आने लगेगी। उसके बाद अपने आंसर्स को किसी से इवैल्यूएट कर लो। मॉडल आंसर्स जिस आप टेस्ट सीरीज़ जो लगा रहे हैं उसके मॉडल आंसर्स होते हैं, उनसे अपने मॉडल आंसर्स को बड़े ही ध्यान से, है ना, 3 4 घंटा लगा के उसको बड़े ध्यान से पढ़ो कि उन्होंने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, आपने उनसे बेहतर लिखा क्या, आपने उनसे ख़राब लिखा क्या, अगर आपने उनसे ख़राब लिखा तो क्या ख़राब लिखा, क्यों ख़राब लिखा। इन सब चीज़ों पे बहुत दिमाग लगाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। मैं बार बार मेरे ख्याल से इस वीडियो लेक्चर में मैंने सबसे ज़्यादा जो वर्ड का यूज़ किया है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। तो मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे जो पिछले मेंस से इस बार 200 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। आप लास्ट अटेम्प्ट में भी 200 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड यू शुड लर्न कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपके सामने ऐसा मैं अपने मुंह से जब आपको बता रहा हूँ, आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है, तो प्लीज़ ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ ना टफ समझें, सब कुछ हो जाता है। कितने साल प्रेप करी भाई? 6 साल प्रेप करी है मैंने सर। 3 मंथ्स तक मेंस के टाइम का मेन टाइमलाइन बता दीजिए। भाई टाइमलाइन तो आप ही डिसाइड करोगे, मैंने मोटी मोटी जो टाइम टेबल जो डिसाइड करना है वो मैंने बता दिया है। कुछ चीज़ें देखिए सर आपको करनी है, मैं नहीं कर सकता वो आपके लिए, राइट। बेसिक चीज़ें ये हैं कि प्रीलिम्स से पहले 2 महीने पहले आपका हर चीज़ कवर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। वैल्यू एडिशन फॉर मेंस मैंने बता दिया कैसे होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से होता है। मैक्सिमम रिसोर्सेज नहीं पढ़ना है, मिनिमम रिसोर्सेज पढ़ना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है। सब्जेक्ट स्टार्ट करने की बात फिनिश टाइम पर कैसे कर पाएँ? ये तो भाई ये आई मीन पढ़ते रहो और अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। ये तो मैं नहीं बता सकता आपके लिए कि सब्जेक्ट स्टार्ट करने के बाद फिनिश टाइम पर कैसे कर पाएँ। ये तो आपको करना है, राइट। इसका कोई मतलब पढ़ना है और देखिए कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। आपको लगता है कि आप हर सवाल पूछ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉपिक स्टार्ट कर दिया फिर फिनिश कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली फिनिश करेंगे आप पढ़ाई करके, राइट। सो टॉपिक लिंक कैसे करें समझ नहीं आता। जितना सोचेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ज़्यादा आप टॉपिक लिंक कर पाएंगे, राइट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आप इससे पहले की जो अभी इससे कुछ मिनट्स पहले का देखिएगा, मैंने दिखाया था कि मैंने कॉस्टोडियल वायलेंस को कैसे GS 2 और GS 4 दोनों से अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया। मैंने एक NFHS 5 का एग्जाम्पल दिया था, राइट, कि वो कैसे करें, ठीक है। कि NFHS 5 को, सिंगल करंट अफेयर्स को आप मैक्सिमम, मतलब आपको ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है कि आप एक करंट अफेयर्स को 5 करंट अफेयर्स में कन्वर्ट कर दें ताकि आप उसको हर जगह यूज़ कर सकें, राइट। तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। इसके एग्जांपल्स NFHS 5 वाले और कस्टोडियल वायलेंस वाले मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इस वीडियो में। सर डू यू रिकमेंड ईयर लॉन्ग मेंस टेस्ट सीरीज? आई एम कंप्लीट बिगनर। भाई कंप्लीट बिगनर है अगर आप, तो आप प्लीज़ पहले आप पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट करिए, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अभी टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान मत दीजिए मेंस वाली। सर प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हो रहा। आप देखिए कि आपका प्रीलिम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है। क्या आप CSAT से रुक रही हैं या फिर आप पेपर 1 की वजह से रुक रही हैं? कमी कहाँ पे रह जा रही है? आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर आप पढ़ती सही हैं लेकिन आप अटैम्प्ट सही से नहीं कर पा रही हैं? ये सब चीज़ें करिए, थोड़ा एनालाइज करिए। पोस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन के कैसे डिवोट करें सर? भाई 2 दिन का रेस्ट लो, उसके बाद फिर GS 1 2 3 4 का सिलेबस लो। जो चीज़ें सिलेबस में नहीं पढ़ी हैं आपने, उनको कंप्लीट करो, बाकी चीज़ें रिवाइज करो। सिस्टमेटिकली चलो कि पहले GS 4 ख़त्म करना है, फिर GS 2 या GS 3 या GS 1, इस तरीके से, राइट। और फिर लग जाओ, फिर आंसर राइटिंग करो, उसके बाद ऑप्शनल तैयार करो। आई मीन डिवोट क्या करना है, पूरा टाइम ही डिवोट करना है आपको, राइट। वॉट राइट स्ट्रेटजी टू क्वालिफाइड प्रीलिम्स एंड CSAT को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँ? माई वीक पोर्शन। CSAT को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है ये मैं शायद ना बता पाऊँ आपको, बिकॉज मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की। मे बी सम अदर टॉपर्स इस UPSC टाइम वीडियो पे उन्होंने बताया होगा कि कैसे करना है। सर आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड गोइंग टू गिव माई अटेम्प्ट इन 2025, प्लीज़ गिव सम सजेशन। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना।
द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। अगर इंग्लिश मीडियम से अटैम्प्ट करने जा रहे हो तो फिर आप अपनी इंग्लिश सुधारो, और यूपीएससी को थोड़ा समझो, नोटिफिकेशन पढ़ो यूपीएससी का, और देखो कि क्या कर सकते हो। आई मीन क्या क्या चीज़ें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अगर वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपकी ऑप्शनल की लिस्ट में है तो वो आपको ऑप्शनल ही बन सकता है। तो आप अच्छे से कॉलेज की पढ़ाई करो। जो लोग भी कॉलेज में हैं वो ये बात समझ लें कि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो आपको यूपीएससी देना है, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। लेकिन अपना ग्रेजुएशन या हाई स्कूल या इंटर उसके पीछे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़िए प्लीज़। राइट। इसके दो फ़ायदे हैं कि यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो आपका कुछ ना कुछ तो करियर बचेगा, राइट। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ यूपीएससी के नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो फिर आपका वो ऑप्शनल तैयार हो गया 500 नंबर का, तो आप उसको लेकर आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सर पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी 11वीं क्लास पढ़ना ज़रूरी है क्या? जी बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। तो हाँ, तो न्यूज़पेपर पढ़िए, यूपीएससी के सिलेबस को समझिए, ऑप्शनल पे डिसाइड करिए कि क्या चूज़ करना है। बाकी एक ओपन माइंड रखिए, राइट, और चीज़ों को ग्रास्प करना चालू कर दीजिए। फिलहाल अभी आप इतना करिए, तो धीरे धीरे आप यूपीएससी के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट। धीरे धीरे जब सीरियसनेस बढ़ेगी आपकी, तो फिर आप साथ ही साथ एनसीईआरटी बेसिक और एडवांस चालू कर सकते हैं, राइट। तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के, राइट। सिस्टमेटिकली चलिए। पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी 11वीं क्लास पढ़ना ज़रूरी है क्या? यस, पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपके क्वेश्चंस में एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। मैं उन सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ जो कि कुछ स्ट्रैटेजी लिंक्ड होते हैं। कुछ चीज़ें सर आपको खुद से करनी हैं, आपको अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है, टाइमलाइन खुद से बनाना है। तो प्लीज़ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, राइट। इन 3 महीने में इफेक्टिव टाइम कैसे निकालूं? सर आपको हर वक्त पढ़ना है, राइट। पोस्ट फ्री तब मेंस तब निकलता है, पढ़ना होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, टेस्ट सीरीज लगानी होती है, ऑप्शनल पढ़ना होता है, उसके टेस्ट अगर आप लगाना चाहें तो उसके टेस्ट लगाने होते हैं। तो प्लीज़ इसको एक इफेक्टिव वे में समझो, हर चीज़ का जवाब टॉपर्स नहीं दे पाएंगे आपको, राइट। ये स्ट्रैटेजी आपकी अपनी है, आपको खुद बनाना है। वैल्यू एडिशन फॉर मेंस, कंटेंट कैसे डेवलप हो, कंटेंट कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी तो मेरे जो जो मैंने पुरानी बातें बोली, कंटेंट कैसे लाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, उसके दो एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं। जब आप एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें फ्लैशी न्यूज़ेस ढूंढो, है ना, जो कि आपका कंटेंट बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2021 में एक न्यूज़ आई थी कि कनाडा में एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने एक मरीज़ उनके पास आया, तो उन्होंने उसके डायग्नोसिस में लिखा क्लाइमेट चेंज। अब सर जब आप क्लाइमेट समझ रहे हैं कि डायग्नोसिस में टीबी लिखा जाता है, एड्स लिखा जाता है, वायरल लिखा जाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं लिखा जाता है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ये न्यूज़ आपका इंट्रोडक्शन में काम आ सकती है, या तो ऐसे में काम आ सकती है, कंक्लूजन में काम आ सकती है, राइट। इसी तरीके से 2021 में एक न्यूज़ थी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि कैसे 40 साल में लेक चैड 90% से ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है, और उसी दौरान कैसे बोको हरम राइज हुआ, राइट। अब मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो विल इग्नोर दिस पॉइंट, बट आप देखो, आप उस पॉइंट में इन्वायरमेंट को टेररिज्म से कनेक्ट किया गया है, राइट। इन्वायरमेंट की जब बात होती है तो हम हद से हद क्लाइमेट रेफ्यूजीज तक जाते हैं, लेकिन जब आप इन्वायरमेंट को टेररिज्म एंड ग्लोबल सिक्योरिटी से जोड़ लेंगे तो ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन गया, राइट। तो ये पॉइंट आपको उतारना है, ये पॉइंट आपको लिख लेना है और आपको एग्ज़ाम में इसको यूज़ करना है। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन बन सकता है आपके एसेस के लिए, राइट। पद्मा अवार्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट किसी कुछ अच्छा किया हो तो वो देख लीजिए, वो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ सकता है। तो ऐसे वैल्यूडेशन करना होता है। बाकी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। सर मॉर्निंग में कितने बजे स्टडी स्टार्ट करते थे? 3:30-4 बजे के बाद, नहीं तो फिर लाइक जो मॉर्निंग प्रेयर होती है फजर, उसके वो पढ़ के मैं सोता था, राइट। उसके बाद फिर मतलब वही हो गया, 4, 4:30, 3:30, 5 ऐसे में सोता था। और उसके बाद फिर मैं सुबह उठता था 9:30-10, मतलब 5 घंटे की या 4:30-5, 5:30 घंटे की नींद लेके मैं उठता था। और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई चालू कर देता था। बीच में खाली मेरे नमाज ब्रेक्स होते थे, और अम, खाने के ब्रेक्स होते थे। खाना भी मैं 15 मिनट में खा लेता था, तो हर चीज़ बहुत फास्ट फास्ट होती थी, ठीक है।
हाउ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। सर बेसिक बुक्स कवर टू कवर करना चाहिए। हाँ मतलब पहली बार रीड कर रहे हो भाई तो फिर आप कवर टू कवर पढ़ो बेसिक बुक्स, लेकिन उसके बाद आपके अंदर स्मार्टनेस आ जानी चाहिए कि आप कैसे उसको जीएस के सिलेबस से लिंक कर रहे हो। तो फिर कवर टू कवर नहीं, फिर आप टॉपिक्स वाइज जंप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है वो किताबें ख़त्म करना नहीं है, आपका गोल है सिलेबस ख़त्म करना। तो सिलेबस में जहाँ तक है जितना पढ़ना है वो आप पढ़िए। कितना पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने जैसे बताया PYQ का सहारा लें, थोड़ा देखें, थोड़ा समझें और उसके हिसाब से आप पढ़ें। ठीक है, कुछ बुक्स NCERTs कवर टू कवर ही पढ़ लो एक बार फर्स्ट रीडिंग में, उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ लेना। बेसिक बुक्स भी फिर शुरुआत में तो आप कवर टू कवर ही पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है सर, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? ओके, ओके, गुड क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में होता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम 3 आइट्रेशन में देना है। ये मैं सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ। 3 आइट्रेशन कैसे? जो फर्स्ट आइट्रेशन है उसमें आप 1 to 100 सारे क्वेश्चंस देखें, और उसमें जो ऐसे क्वेश्चंस हैं 30-35 होंगे ऐसे क्वेश्चंस, या जो आप बहुत अच्छे हैं तो 35 से 40 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपको कन्फर्म पता होगा कि यही सही आंसर है। तो फर्स्ट रीडिंग में आप उन सारे आंसर्स को OMR में मार्क कर दोगे। जब फर्स्ट रीडिंग में आप पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे होगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें कि खाली आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आपको सवाल पता ही नहीं चला कि क्या पूछा गया। राइट? तो फर्स्ट रीडिंग में इतना चीज़ें आपने इस तरह के सवाल, इन 4 तरह के कैटेगरी के सवाल से आपने मार्क कर लिया, और साथ ही साथ फर्स्ट रीडिंग में आपने जो सवाल आपको कंफर्म पता है उनको आपने उनकी OMR मार्क कर दिया। अब क्या करना है? सेकेंड रीडिंग में आपको वो सवाल OMR पे मार्क करने हैं जिनका कि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे। सेकेंड रीडिंग को लगाते वक्त आपकी फ़िलॉसफी होनी चाहिए कि मुझे ये सवाल अटैम्प्ट करना ही करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग केस ऐसा होगा कि मैं अटैम्प्ट ना करूं, लेकिन मोस्टली आपको अटैम्प्ट करना होगा सेकेंड आइट्रेशन में, जो कि 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो वो वाले सवाल जो हैं उनमें आपको वो सवाल अटैम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगी थर्ड रीडिंग में वो वाले होंगे जिसमें कि खाली आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। राइट? ऐसे सवालों को आप अटेम्प्ट करो, लेकिन ये फिलॉसफी होनी चाहिए कि इन सवालों को मुझे मार्क नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस मुझे ऐसा ही लग रहा हो कि वो सही ही होना है, तभी आप उसको मार्क करो, वरना मत करो। राइट? और वो सवाल जो कि जिनके बारे में आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ, तो प्लीज़ आप उन सवालों को तो आप अटेम्प्ट ही मत करो। ठीक है, तो ऐसे बचा जाता है नेगेटिव मार्किंग से। सर आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, इंटरव्यू में इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हुआ हूँ, और इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से पढ़े हो। ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, ऑप्शनल चूज़ कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ऑप्शनल स्ट्रैटेजी मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल था। तो देखिए, ऑप्शनल स्ट्रैटेजी भी वैसी GS की तरह ही होती है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। बाकी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी जो है वो ऑप्शनल टू ऑप्शनल वेरी करती है। तो अगर किसी को साइकोलॉजी के बारे में जानना होगा तो मैं बता दूंगा। मेंस में मैंने ऑप्शनल की तैयारी कैसे करी, वो मैंने मेंस के हिसाब से ही करी थी। कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग, कनेक्टिंग those थिंग्स विद करंट अफेयर्स, कंप्लीटिंग द सिलेबस, सर्फिंग नेट फॉर स्टडीज़। तो ये मोटा मोटा ऐसे ही होता है। बाकी ऑप्शनल की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्या है वो ऑप्शन टू ऑप्शन वेरी करती है। तो मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल था। अगर किसी को साइकोलॉजी ऑप्शनल के बारे में वीडियो बनवानी होगी तो मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। सर करंट सोर्सेज प्लीज़, न्यूज़पेपर प्लस एनी 2 मैगजीन्स, और 1 मैगजीन और 1 ऑडियो विजुअल, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, बट इसमें एक ये चीज़ कोशिश करना कि जो बड़े नाम हैं उनको उनको फॉलो करना, जैसे विजन IAS हो गया, इनसाइट्स IAS हो गया, ओनली IAS हो गया, फोरम IAS हो गया। नए मार्केट में बहुत सारे आते हैं, उन पे ट्रस्ट मत करो। और हाँ, एक और चीज़ है कि टेलीग्राम पे जो क्विजेस चलते रहते हैं करंट अफेयर्स के, उनको मत लगाने बैठ जाया करो। ठीक है, हर आदमी को तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। राइट? So please be very much smart. Right? No, you don't know that the person in front who is claiming to be, a teacher of UPSC, whether he or she knows anything about it or not. So trust bigger names, not anybody, any second or third person on Telegram. Right?
सर आई एम करेंटली जेई एस्पिरेंट, माई क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेइंग फॉर यूपीएससी। आप जो हैं पहले जेई की तैयारी करिए, आईआईटी निकालिए, और उसके बाद फिर आप फोकस करिएगा यूपीएससी पे। फ़िलहाल आप यूपीएससी के लिए खाली इतना कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। मैं पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस यहाँ पे नहीं बता सकता, ये आपको खुद से करना होगा। कैसे करना है, राइट, वो भी आपको ही जानना है। आई मीन पीवाईक्यू देखने होते हैं, उनको सिलेबस के हिसाब से सेट करना होता है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस ऐसे होता है। पीवाईक्यूज़ का क्या एनालिसिस है वो मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं बता पाऊँगा, राइट, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्लस वो वक्त के साथ चेंज होती रहती है। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस आते हैं, वो आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ एनालिसिस आपको खुद से करने होते हैं। आप हर चीज़ यूट्यूब पे ना देखें। पीवाईक्यू एनालिसिस आपको खुद से करना है ताकि आप समझ पाओ कि पढ़ाई कैसे होती है, क्या डेप्थ होता है, क्या हर चीज़ अगर स्पून फीड अगर हो करने अगर करी जाएगी तो आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। How did you figure out your strategy was on the right track? I continued to assess myself based on my results in prelims and mains, based on how I lagged, where I lagged, syllabus में क्या चीज़ें पता हैं कि नहीं पती हैं, a lot of introspection. So this is how I figured myself. I always challenge myself. I always connected myself. I always हर दिन मैं सोचता था कि मेरे अंदर क्या कमी है, टेक्निकली एंड लॉजिकली, है ना, एब्स्ट्रैक्टली नहीं। तो हाँ, तो मेरा पॉलिटी में वीक है क्या कि नहीं, मेरा मैथ्स वीक है कि नहीं। तो हाँ, मुझे पता था कि मेरा मैथ्स 2018 में भी बहुत स्ट्रांग हो गया था, तो फिर मैंने मैथ्स पे इतनी मेहनत नहीं करी, राइट। तो इस तरह से आप खुद से सवाल पूछते रहो और खुद सही से एनालिसिस करते रहो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप राइट ट्रैक पे हो कि नहीं। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। लोग कहते हैं कि मिनिमम 85 करने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि आपको पता नहीं चलता है कि कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। बेस्ट वे इज़ दैट कि सब क्वेश्चन पेपर को देखो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि कितने अटैम्प्ट करने हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने शुरुआत के 5 प्रीलिम्स में कभी मैं 85 से कम नहीं अटैम्प्ट किया है, लेकिन ये जो मेरा आखिरी प्रीलिम्स था जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ, उसमें मैंने खाली 74 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये पेपर इतना टफ है कि इसमें आप एक्स्ट्रा नंबर नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने के चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग लेके आप बाहर ज़रूर हो सकते हो। तो मैंने स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि मैं नेगेटिव मार्किंग कम से कम रखूँ अपनी, इसलिए मैंने 74 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जो कि मेरे करियर के सबसे कम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं, राइट। सो देयर इज़ नो फिक्स नंबर टू अटैम्प्ट। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 85 सवाल अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, है ना, तो इसका भी ध्यान रखिए। You said to complete seminar, but one topic can branch into so many related little topics which are not in syllabus. Where do you draw a line? Where do I draw the line? I draw the line whether it is a part of PYQ or not, whether it is directly a part of syllabus or not. Based on all these analysis, I draw the line. Right? Sometimes, yeah, sometimes it is tough to draw the line, but with experience, you will be very able to draw the line very clearly and very beautifully. सर यूपीएससी फोकस एरियाज़, भाई सिलेबस जो है वो यूपीएससी फोकस एरिया है। साइकोलॉजी के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। साइकोलॉजी के लिए कैसे करें, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज फॉर साइकोलॉजी प्लीज़। प्रीलिम्स के लिए तमिलनाडु पढ़ूँ, प्रीलिम्स के लिए आप हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मिडीवल एंड एंशिएंट के लिए आप तमिलनाडु पढ़ें। साइकोलॉजी का मैं बताता हूँ, मैं बाकी क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर मैं जो सबसे लास्ट क्वेश्चन लूँगा वो साइकोलॉजी का लेता हूँ। हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है भाई, सबके लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। हाउ टू इम्प्रूव वोकैब एंड हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। हाउ टू इम्प्रूव वोकैब, अगर ग्रामर लैगिंग है तो ग्रामर अच्छे से पढ़ो, राइट। और अगर न्यूज़पेपर इफेक्टिवली, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा कैसे पढ़ना है, राइट। सिलेबस से जो चीज़ कनेक्ट हो रही है वो चीज़ आपको न्यूज़पेपर में पढ़ना है। बाकी आप कुछ ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ने का। सिलेबस देखो कि सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। हाँ, कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं उनसे आप वो ना पढ़ो तो भी चलेगा। स्पोर्ट्स की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, राइट। और हाँ, कोई सुप्रीम कोर्ट का केस आ रहा है मान लो, तो उसको अच्छे से पढ़ो। कहीं पर साइंस एंड टेक की बात हो रही है तो उसको अच्छे से पढ़ो, राइट। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का यही तरीका है, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लगोगे। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, पहले आप स्टार्ट करो, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम कितना देना चाहिए न्यूज़पेपर को,
ये आपको 2 घंटे पहले जब आप शुरुआत में पढ़ोगे तो आपको 2 घंटे लगेगा, अगर धीरे धीरे आपका टाइम कम होता चला जाएगा, फिर 1.5 घंटे पे आओगे, फिर 1 घंटे पे आ जाओगे, तो वो धीरे धीरे आपका वो इवॉल्व करेगा टाइम। ठीक है, अब साइकोलॉजी पे आते हैं। राइट, साइकोलॉजी में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो 11th एंड 12th की एन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट, साइकोलॉजी के लिए तो 11 12 की एन प्लस आइदर बैरन और सिसिरली, या तो बैरन या फिर सिसिरली, इन किताबों को आपको बेस बनाना है एनसीईआरटी के साथ। इन एनसीईआरटी प्लस बैरन और सिसिरली के बेस से आपका बेसिक स्टडी तैयार होगी। राइट, उसको आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे फॉर एग्जांपल फॉर पेपर 1 यूनिट 2 एंड 3, जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च है, उस वो आप पढ़ेंगे AK से। AK सिंह आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में खाली आपको वही पढ़ना है। इसके साथ ही आप एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉर साइकोलॉजी ख़रीद लीजिए, और कहीं भी कोई टफ वर्ड दिखे या साइकोलॉजी का कोई ऐसा टर्म हो जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ब्यूटीफुल माइंड कोचिंग के नोट्स आते हैं, राव IAS के नोट्स आते हैं, मुकुल पाठक के नोट्स आते हैं। उन नोट्स को आप रख लीजिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बैक टू बैक। राइट, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है वहाँ से पढ़ लीजिए, मतलब पिक एंड चूज़ करिए। तो जो बेसिक मैंने आपको सोर्सेज बताए, उनके अलावा आपको बाकी चीज़ें इंटरनेट, नोट्स, और ये नोट्स एंड लाइक ऑफ वेरियस कोचिंग्स, ये आपका एडिशनल मटेरियल होगा जो कि आपको पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ कहीं पे कोई सिलेबस में कोई चीज़ छूट जाती है तो वो आप इससे कवर कर सकते हैं। अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, लाइक, और हाँ पेपर टू के लिए मार्क स्वैन। राइट, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए आप डे टू डे दुनिया को ऑब्जर्व करें और न्यूज़पेपर से निकालें कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। राइट, उसके अलावा आपको PYQ, मैंने क्या किया था, मैंने 94 से लेकर अभी तक के सारे PYQ का एनालिसिस किया था, उनको यूनिट वाइज सेग्रीगेट किया था। तो इस दौरान इस वजह से मुझे ऑप्शनल का सिलेबस रट गया था। आप भी ये कर सकते हैं। राइट, ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है कि आप पुराने 25 साल के सारे क्वेश्चंस को यूनिट वाइज लगा लें। वो करने में ही आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा और ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हो जाएगी। दूसरी चीज़, 2013 से लेकर अभी तक के मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के मैंने आंसर खुद से लिखे थे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्म में प्रॉपरली। 2013 से लेकर अभी तक के PYQ आप लिख लीजिए। राइट, उनके आंसर लिखिए इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्म में, और उनको मतलब आराम से टाइम लेके लिखिए। ठीक है, ताकि वो आपके नोट्स का हिस्सा बन जाए। उसमें फिर देखिए कि वो सही है कि नहीं, वो आप इंटरनेट से आप चेक करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। राइट, इसको अपने नोट्स का हिस्सा बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और नोट्स शुड बी प्रेसाइज। जैसे कि मेरे नोट्स किसी एक यूनिट के मेरे 20 पन्ने से ज़्यादा का नोट्स नहीं होता था। लाइक 20 मतलब ओवरलीव, मतलब टोटल 11 या 12 पन्ना ऐसा आप समझ लो, 11 और 12 पेजेस, और 20 to 22 ओवरलीव। राइट, इससे ज़्यादा नहीं होता था। अब जब ये करोगे, इसको आप रिवाइज करो, और उसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करो कि रियल वर्ल्ड में आपसे एग्जांपल्स मिल रहे हैं ऑप्शनल के। जब इतना सब आप कुछ कर लोगे तो आप जो हो तैयार हो जाओगे ऑप्शनल के लिए। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है। ठीक है, तो आई गेस सारे सवाल लगभग हो चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या क्या पढ़ूँ? आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ी जाती है, NCERTs पढ़ी जाती हैं। राइट, सो थैंक यू वेरी मच for this wonderful session. All of you have asked some very wonderful questions, and I'm very grateful to UPSC Time India कि मुझे यहाँ पे बुलाया। ठीक है, इतना तो अभी हो गया। राइट, अब इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। राइट, मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है sac_rise_WIP, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल का है। ठीक है, टेलीग्राम पे भी आप मुझे साकिब आलम के नाम से फाइंड कर सकते हैं। लिंक्डइन पे मैं मोहम्मद साकिब आलम के नाम से हूँ, MOHD स्पेस साकिब स्पेस आलम के नाम से हूँ। और ट्विटर पे भी हूँ मैं sakiब_rise के नाम से। तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपकी देख के आपको जब भी मुझे वक्त मिले मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड वे टू कनेक्ट एज वेल।
बाकी थैंक यू। फेसबुक पे भी हूँ मैं साकिब आलम के नाम से, तो आप मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। हो ये सकता है कि मैं तुरंत जवाब ना दे पाऊँ आपको, क्योंकि थोड़ा बिजीनेस बढ़ जाती है, काफ़ी बिजी चल रहा हूँ और बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेरीज लगती हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं जो भी क्वेरी आती है मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ सूनर और लेटर। तो प्लीज़ हैव पेशेंस, ट्राई टू बी अ मोर एक्टिव, एक्टिव नॉट पैसिव, बी एक्टिव, ट्राई टू सर्च फॉर योर प्रॉब्लम्स योर सेल्फ लाइक आई डिड। और उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप फिर हम लोग से पूछें, बहुत सारे टॉपर्स हैं, मैं कनेक्ट भी करवा सकता हूँ आपको काफ़ी लोगों से। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें, हार ना मानें, पढ़ाई का घमंड ना करें, मेहनत करते रहें, खुश रहें। यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये भी समझ के रहें। यूपीएससी की तैयारी इज़ द प्रोसेस, इट प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर लाइफ। इस बात को ध्यान में रखें तो मोटिवेशन मेंटेन रहेगा। खुद से सवाल करते रहें, खुद से सच बोलते रहें, लोगों की रिस्पेक्ट करें, पेरेंट्स की पूजा करें, राइट। तो ये सब है। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग सो अटेंटिव। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, 1 घंटा 36 मिनट हो गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करने करके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर।